बापू बोले, बिट्टू ऐसी बात मुंह से मत निकाल। वो बूढ़ी बकरी मैंने इतने साल पाली है, बहुत सीधी है, वो इंसान कैसे खा सकती है। मैं मजबूरी में चुप हो गया। दोपहर को शहर से मेरे ताऊ जी अपने बेटे रवि को लेकर हमारे घर आए। रवि ने जैसे ही सुना कि कोठे में एक बूढ़ी बकरी बंद है, वो दौड़ता हुआ अंदर चला गया। मुझे बेचैनी हुई तो मैं भी उसके पीछे चला गया, लेकिन जैसे ही अंदर झांका फिर जो हुआ, मेरे होश उड़ गए। वो बूढ़ी बकरी लालच भरी नजर से रवि के खुले पतले हाथ को चाट रही थी। मैं तुरंत उसे खींचकर बाहर ले आया। रात को हम दोनों बिस्तर पर लेटे थे, तभी अचानक से फिर वही आवाज आई, जानवर के पंजों पर चलने जैसी धीमी आहट। मैं धीरे से बोला, देख जो भी आवाज सुनाई दे बाहर मत जाना। रवि बोला, क्यों? तभी दरवाजे के बाहर से ताऊ जी की आवाज आई, रवि जल्दी घर चल, तेरी मां मरने की जिद कर रही है। रवि घबरा गया और तुरंत बिस्तर से कूदकर दरवाजा खोलने लगा। मैंने जल्दी से उसे रोक लिया और दरवाजे की दरार की तरफ इशारा किया। मैं बोला, पहले नीचे से देख ले, बाहर खड़ा सच में तेरे पिताजी हैं या नहीं। रवि ने शक से मुझे देखा, लेकिन फिर नीचे झुक गया। वो बोला, तू पागल हो गया है क्या? बाहर तो मेरे पिताजी के ही पैर हैं। मैं भी जल्दी से नीचे लेटकर दरार से देखने लगा। वहां सच में इंसान के पैर दिखाई दे रहे थे। जूते भी वही चमड़े वाले थे जो ताऊजी ने दोपहर में पहने थे। क्या सच में बाहर ताऊजी ही थे? लेकिन मेरे दिल में अजीब सा शक उठ रहा था। फिर अचानक से मेरे दिमाग में बिजली सी कौन थी। ताऊजी एक बड़े आदमी है, उनके पैर इतने पतले नहीं हो सकते, लेकिन जो टांगे मैंने देखी वो तो बच्चे जैसी पतली थी। क्या ऐसा हो सकता है कि उस बूढ़ी बकरी ने सोनू के पैर काट लिए हो और उन्हें पहनकर हमें धोखा दे रही हो? मैं घबरा कर बोला, रवि बाहर मत जाना, वो तेरे पिताजी नहीं है। लेकिन रवि गुस्सा हो गया। वो बोला, तू पागल हो गया है, और मेरी बात सुने बिना दरवाजा खोल दिया। चर्र की आवाज के साथ दरवाजा खुला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। ठंडी हवा चली और हम दोनों कांप गए। तभी थोड़ी दूर से ताऊजी की आवाज आई, रवि इधर आ, मैं यहाँ हूँ। हमने देखा वो खंभे के पीछे खड़े थे। पूरा शरीर खंभे के पीछे छिपा था, बस सिर बाहर था। अंधेरे में उनका चेहरा अजीब सफेद दिख रहा था, जैसे खून ही ना हो। मेरी पीठ पर ठंडा पसीना बहने लगा। रवि जल्दी आ, लेकिन उनका हाथ अजीब तरह से हिल रहा था, जैसे कोई पीछे से पकड़कर हिला रहा हो। मैं डर गया और रवि को पकड़ लिया। रवि बोला, आज तुझे क्या हो गया है? तू मुझे पिताजी के पास जाने क्यों नहीं दे रहा? तूने सुना नहीं, मेरी माँ के साथ कुछ हुआ है। मैं समझ नहीं पा रहा था, उसे कैसे समझाऊं। मेरे माथे से पसीना टपक रहा था। रवि ने मुझे धक्का दिया और ताऊजी की तरफ दौड़ पड़ा। मैं उसे पकड़ने भागा, तभी अचानक से अम्मा की आवाज आई, अरे तुम लोग आधी रात बाहर क्या कर रहे हो? रवि रुक गया और तभी हमने देखा खंभे के पीछे ताऊजी गायब हो चुके थे। रवि बोला, अभी तो मेरे पिताजी यहीं खड़े थे। अम्मा बोली, मैं तो पेशाब करने बाहर आई थी। अम्मा बोली, चलो दोनों जाकर सो जाओ। हम दोनों चुपचाप कमरे में लौट आए। कमरे में आकर मैंने देखा रवि का चेहरा बिल्कुल सफेद हो गया था, उसके होंठ भी कांप रहे थे। वो बोला, अगर वो मेरे पिताजी नहीं थे तो फिर वो क्या था? मैं बोला, वो वही बूढ़ी बकरी हो सकती है। हमारे यहाँ 20 साल से ज्यादा जिंदा जानवर को मार दिया जाता है, लेकिन मेरे बापू ने उसे नहीं मारा। अब शायद वो इंसान खाने वाला साया बन गई है। रवि डरकर बोला, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे पिताजी को उसने मार दिया हो? मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। रवि बोला, अभी खंभे के पीछे जो खड़ा था वो भी अजीब लग रहा था, जैसे मरा हुआ इंसान। कहीं ऐसा तो नहीं उस बकरी ने ताऊजी का सिर पकड़ रखा हो? नहीं, मुझे जाकर देखना होगा। मैं बोला, सुबह देख लेना। लेकिन रवि बोला, अगर सच में मेरे पिताजी के साथ कुछ हुआ होगा तो मैं कैसे चैन से सो सकता हूँ? मेरे पास कोई जवाब नहीं था। वो बोला, अगर तू नहीं चलेगा तो मैं अकेला जाऊंगा। रवि अपने पिताजी के कमरे के दरवाजे तक गया। उसने दरवाजा धक्का दिया, दरवाजा बंद नहीं था। छर्र की आवाज से खुल गया। अंधेरे में हम बस इतना देख पाए कि बिस्तर पर कोई लेटा हुआ है, सीना धीरे धीरे ऊपर नीचे हो रहा था। रवि ने राहत की सांस ली। वो बोला, मेरे पिताजी जिंदा हैं। हम दोनों वापस लौटने लगे, लेकिन जैसे ही रवि ने दरवाजा बंद किया, मेरी नजर दरवाजे की दरार से अंदर गई और फिर जो हुआ, मेरे होश उड़ गए। मैंने देखा ताऊजी अचानक सीधा बैठ गए। उनका शरीर अजीब तरह से फूला हुआ लग रहा था। मेरी रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ गई। वापस आते समय मैंने रवि की बांह पकड़ी। मैं बोला, रवि तेरे पिताजी मोटे तो नहीं है ना? रवि बोला, नहीं वो तो दुबले हैं। मैं बोला, लेकिन अभी कमरे में जो आदमी लेटा था वो तो काफी मोटा लग रहा था। रवि वहीं रुक गया, उसका शरीर कांपने लगा। वो बोला, सच में मेरे पिताजी इतने मोटे नहीं हो सकते। उसने मेरी तरफ देखा, उसका चेहरा सफेद था। वो बोला, हुआ कहीं ऐसा तो नहीं कि उस बकरी ने मेरे पिताजी को मार दिया हो और उनके शरीर के अंदर घुस गई हो? उसकी बात सुनकर मेरे पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। रवि बोला, चल कोठे में जाकर देख लेते हैं बकरी अंदर है या नहीं। फिर जो हुआ, होश उड़ गए। हम दोनों कांपते हुए कोठे की तरफ बढ़े। दरवाजा आधा खुला था। हमने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों की आंखों में डर भरा था। रवि ने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर से कोई आवाज नहीं आई। बकरी वहां नहीं थी। रवि का चेहरा उतर गया। इसका मतलब हमारी बात सच हो सकती है। वो बोला, मैं उस बकरी को मार दूंगा और अपने पिताजी का बदला लूंगा। मैं बोला, अब वो साधारण जानवर नहीं रही। लेकिन रवि नहीं माना। वो ताऊजी के कमरे की तरफ जाने लगा। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन नहीं रोक पाया। मैं डर के मारे जोर से चिल्ला पड़ा। मेरे बापू और अम्मा जाग गए, आंख मलते हुए बाहर आए। बापू बोले, आधी रात को क्या पागलपन कर रहे हो? रवि उन्हें देखते ही रो पड़ा। वो बोला, ताऊजी को उस बकरी ने खा लिया। मेरे बापू और अम्मा हैरान रह गए। बापू बोले, क्या बकवास कर रहा है? बकरी इंसान कैसे खा सकती है? रवि बोला, अगर भरोसा नहीं तो ताऊजी के कमरे में चलकर देख लो। हम सब ताऊजी के कमरे में गए। दरवाजा खोला। ताऊजी बिस्तर पर सो रहे थे, बिल्कुल सामान्य। उनका शरीर पहले जैसा ही था। ताऊजी जाग गए। वो बोले, आधी रात को तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? रवि भागकर उनसे लिपट गया। उसने पूरा शरीर टटोल कर देखा, कहीं कोई घाव नहीं था, सब कुछ सामान्य था। लेकिन मैं और रवि दोनों ने पहले उन्हें बहुत मोटा देखा था। शायद हमने गलत देखा होगा, लेकिन कोठे में बकरी सच में गायब थी। बापू बोले, कहीं गांव में तो नहीं चली गई? अगर लोगों ने देख लिया तो उसे मार देंगे। वो जल्दी से कोठे की तरफ भागे। हम भी पीछे गए, लेकिन वहां पहुंचकर देखा वो बूढ़ी बकरी अंदर ही सो रही थी। बापू ने राहत की सांस ली। वो बोले, अब जाओ दोनों, सो जाओ और बेकार की बातें मत सोचो। हम वापस कमरे में आ गए, लेकिन कोठे का दरवाजा बंद होने से पहले मैंने एक बार पीछे मुड़कर देखा और फिर जो हुआ, मेरे होश उड़ गए। वो बूढ़ी बकरी पता नहीं कब जाग गई थी। वो इंसान की तरह सीधी खड़ी थी। दरवाजे की दरार से हमें घूर रही थी। उसकी नजर इतनी डरावनी थी कि मेरी सांस अटक गई। फिर उसने मेरी तरफ देखा और धीरे से मुस्कुराई। मैंने साफ देखा उसके मुंह में नुकीले तेज दांत उगाए थे। उन पर गहरा लाल दाग लगा था। मेरे शरीर से पसीना बहने लगा। मैं तुरंत मुंह फेर कर कमरे में आ गया। हम दोनों बिस्तर पर लेट गए। रात के करीब 3 बज चुके थे, लेकिन नींद हमारी आंखों से कोसों दूर थी। तभी रवि ने धीरे से पूछा, बिट्टू क्या वो सच में मेरे पिताजी थे? उसकी बात सुनकर मेरे शरीर में फिर से ठंडी सिहरन दौड़ गई। मैंने हकलाते हुए कहा, शायद हमने अंधेरे में गलत देखा होगा। लेकिन ली हुआ की आंखों में अजीब चमक थी। वो धीरे से बोला, जब मैं अपने पापा को छू रहा था मुझे लगा जैसे मैं इंसान की त्वचा नहीं छू रहा। मैंने डरते हुए पूछा, फिर क्या लगा? उसने फुसफुसाकर कहा, जैसे सड़ी हुई गीली मांस की कोई चीज हो। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। ऐसी बातें मत कर, मुझे मत डरा। ली हुआ कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, तूने कभी खाल पहनने वाली बकरी की कहानी सुनी है? मैंने सिर हिला दिया, लेकिन दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ली हुआ की आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन उसे सुनकर मेरी रीढ़ में ठंड उतर गई। मेरे पड़ोस के दादाजी बताते थे, एक तरह की बकरी होती है जो इंसानों की खाल उतारकर पहन लेती है। फिर वो उसी इंसान की तरह चलती फिरती है, उसी की तरह बोलती है, यहाँ तक कि उसकी यादें भी इस्तेमाल करती है। मैं सांस रोके सुन रहा था। ली हुआ आगे बोला, लोग कहते हैं अगर ऐसी बकरी 6 लोगों की खाल पहन ले तो वो हमेशा के लिए इंसान बन जाती है, और आखिर जिस इंसान की
खाल उतारती है उसी के रूप में हमेशा जीती है। मेरे शरीर में ठंडी लहर दौड़ गई। मुझे अचानक कमरे में अजीब ठंड महसूस होने लगी। ली हुआ अचानक मुझे घूरने लगा। उसकी काली आंखें और बड़ी होती जा रही थी। फिर वह धीरे से बोला, शुइनियू, कहीं ऐसा तो नहीं? उसकी आवाज कांप रही थी कि जिसकी खाल उतारी गई है वो मैं हूं। मैं डर के मारे लगभग बिस्तर से कूद पड़ा। ऐसी बेकार बातें मत कर, मुझे मत डराओ। मैं गुस्से में भी था और डरा हुआ भी। सुबह होते ही मैं गांव के मुखिया को बुलाऊंगा और उस बकरी को मरवा दूंगा। मेरी बात सुनकर भी ली हुआ चुप रहा। वो बिना पलक झपकाए मुझे घूरता रहा और तभी मुझे कुछ अजीब दिखा। उसकी आंखों की काली पुतली धीरे धीरे सिकुड़ने लगी और एक पतली लाल रेखा बन गई। मेरे शरीर में बिजली दौड़ गई। तभी मैंने उसके गले पर एक छोटा सा कट देखा और उसी समय उसके मुंह से एक अजीब आवाज निकली, शुई न्यू। उसकी आवाज इंसान जैसी नहीं थी, जैसे कोई जानवर इंसान की आवाज की नकल कर रहा हो। मेरे कानों में भारी सांसों की आवाज गूंज रही थी। मैं भागने के लिए मोड़ा ही था कि अचानक ली हुआ के शरीर की खाल फटने लगी और उसके अंदर से धीरे धीरे एक बकरी का सिर बाहर निकलने लगा। मैं चीख पड़ा और उसी चीख के साथ मेरी आंख खुल गई। मैं हांफते हुए बिस्तर पर बैठ गया। ली हुआ मेरे पास ही बैठा था। वो झल्ला कर बोला, क्या हुआ? ऐसे क्यों चिल्ला रहा है? मैं उसे घूरने लगा। वो बिल्कुल सामान्य लग रहा था। उसकी गर्दन भी साफ थी, कोई घाव नहीं। क्या ये सब सिर्फ सपना था? मैंने घबरा कर पूछा, क्या तुमने मुझे खाल पहनने वाली बकरी की कहानी सुनाई थी? ली हुआ हैरान होकर बोला, कौन सी कहानी? मेरे दिल की धड़कन धीरे धीरे शांत होने लगी। शायद सच में वो सब सपना था, लेकिन एक बात तय थी, अब उस बूढ़ी बकरी को जिंदा नहीं छोड़ना है। आज ही मैं गांव के मुखिया को सब बताऊंगा और चाहे जो हो जाए लाओ यांग को मारना ही होगा। इतने में मां ने आवाज लगाई, शुइनियू, ली हुआ, उठ जाओ, खाना तैयार है। हम दोनों रसोई में पहुंचे। मेरे चाचा वहां आराम से बैठे दलिया खा रहे थे। वो मां की तारीफ करते जा रहे थे। भाभी, सच कहूं तो ली हुआ की मां भी इतना स्वादिष्ट दलिया नहीं बना पाती। उनकी हंसी बिल्कुल पहले जैसी ही थी। मैंने ध्यान से उनके गले की तरफ देखा, कोई घाव नहीं था। एक पल को लगा शायद सच में कल रात हम दोनों का भ्रम था। चाचा ने हमें घूरते देखा तो हंसकर बोले, क्या हुआ? मेरे चेहरे पर कुछ लगा है क्या? मैंने सिर हिला दिया। वो जोर जोर से गर्म दलिया पीने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें गर्मी का कोई एहसास ही नहीं। मैं चुपचाप कटोरा पकड़े बैठा था। तभी अचानक मेरी नजर चाचा की आंखों पर पड़ी। उनकी दोनों आंखें अचानक तिरछी होकर सीधे मेरी तरफ मुड़ गईं और एक पल के लिए उनकी काली पुतलियां पतली काली रेखा बन गई। मेरे हाथ कांप गए। कटोरे का गर्म दलिया लगभग गिर ही गया, लेकिन अगले ही पल सब फिर से सामान्य हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं डरते हुए ली हुआ को बताने ही वाला था कि देखा, उसका चेहरा मुझसे भी ज्यादा पीला था। उसके माथे पर पसीना बह रहा था। वो तुरंत मेरा हाथ पकड़कर बाहर ले गया। पीछे से मां की आवाज आई, अरे खाना क्यों नहीं खा रहे? लेकिन ली हुआ रुका नहीं। बाहर आकर वो फुसफुसाया। मैंने भी देखा, मेरे पापा की आंखें बदल गई थी। दिन का उजाला था, फिर भी हमारे शरीर में ठंड दौड़ गई। मैंने कहा, चल गांव के मुखिया के पास चलते हैं। हम दोनों सीधे मुखिया के घर पहुंचे। वहां मुखिया और उनकी पत्नी बैठे थे। मुखिया की पत्नी को सब मापो कहते थे। कहते हैं जवान उम्र में वह लोगों के भूत प्रेत के मामलों को समझती थी। उन्होंने हमें देखते ही आंखें सिकोड़ दी। मैंने पूरी कहानी शुरू से अंत तक सुना दी। सब सुनकर मुखिया का चेहरा सफेद पड़ गया। वो बोले, तुम्हारे पिताजी कितने मूर्ख हैं, उन्हें उस बकरी को बहुत पहले मार देना चाहिए था। मापो ने धीमी आवाज में कहा, उन्हें दोष मत दो। इतने सालों से उस बकरी को पालते पालते उसका असर उनके मन पर पड़ चुका है। वो बकरी अब साधारण जानवर नहीं रही, वो राक्षसी बकरी बन चुकी है। फिर उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, झूजी और तुम्हारे चाचा दोनों को अब बचाया नहीं। मापो ने ली हुआ से कहा, तुम बाहर जाओ, मुझे शुइनियू से अकेले बात करनी है। ली हुआ चिंता से मुझे देखता रहा, लेकिन फिर बाहर चला गया। दरवाजा बंद होते ही मापो की आवाज गंभीर हो गई, जो मैं अब कहने वाली हूं, डरना मत। मैं चुप रहा। उन्होंने कहा, ली हुआ वो भी अब जिंदा नहीं है। मेरी सांस रुक गई। मापो ने दरवाजे पर लटकती घंटी की तरफ इशारा किया। जब तुम दोनों अंदर आए थे तो ये घंटी बजी थी। ये साधारण घंटी नहीं है। अगर कोई अशुभ चीज घर में आए तो ये अपने आप बजती है। मेरा गला सूख गया। उन्होंने पूछा, कल रात तुम कब सो गए थे? मैंने सिर हिलाया। मापो बोली, शायद उसी समय उस राक्षसी बकरी ने ली हुआ की खाल उतार ली। मेरे शरीर से जैसे खून ही गायब हो गया। मापो बोली, अब तक वो 3 खाल पहन चुकी है। अगर उसने 3 और पहन ली तो वह हमेशा के लिए इंसान बन जाएगी। मैं कांपते हुए बोला, तो अगला लक्ष्य कौन है? मापो ने सीधे मेरी आंखों में देखा। तुम। मेरे पैरों से जमीन खिसक गई। उन्होंने कहा, तुम, तुम्हारे पिता और तुम्हारी माँ 3 खालें और तब वह 6ठी खाल पहनकर हमेशा के लिए इंसान बन जाएगी। मैं कांप गया। मैंने घबरा कर पूछा, तो अब हम क्या करें? मापो ने एक पीला ताबीज निकाला। वो मुझे देते हुए बोली, इसे अपने पास रखो। जब तक ये तुम्हारे पास है वो राक्षस तुम्हारे माँ बाप की खाल नहीं उतार पाएगा। मैंने तुरंत धन्यवाद कहा, ताबीज अपनी जेब में छुपाया और घर की तरफ भागा। मैं क्या करूं? अगर ली हुआ जाकर मेरे माँ बाप को ही मार दे तो तभी महापो दादी ने मुझे एक गहरा पीला ताबीज दिया। उन्होंने कहा, इसे अपने शरीर पर पहन ले। ऐसा करने से पुरानी बकरी अभी तेरे माँ बाप की खाल नहीं पहन पाएगी और तुम लोग कुछ समय के लिए सेफ रहोगे। मैंने तुरंत महापो दादी को धन्यवाद कहा और ताबीज को अपनी छाती के अंदर कपड़ों में छिपा लिया। फिर मैं जल्दी से बाहर निकल गया, लेकिन ली हुआ अभी भी बाहर दरवाजे पर खड़ा था। जैसे ही मैं बाहर आया वो तुरंत मेरे पास आ गया। पानी भैंस, महापो दादी ने तुझसे क्या कहा? मैं अनजाने में 2 कदम पीछे हट गया, लेकिन मुझे पता था कि मुझे ज्यादा डर दिखाना नहीं चाहिए। मैंने जबरदस्ती मुस्कान बनाई, लेकिन अंदर से मेरा मन कर रहा था कि उस बकरी को जिंदा ही चमड़ी उतार दूं। मैंने कहा, महापो दादी बस इतना कह रही थी कि जब हम बकरी को मारने जाएंगे तो हो सकता है तेरे पापा हमें रोकने आ जाएं। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं तुझ पर नजर रखूं। आखिर तेरे पापा पहले ही मर चुके हैं। ये बात तेरे सामने बोलना ठीक नहीं था। तभी ली हुआ ने मुझे देखा और बोला, पानी भैंस, तुझे क्या लगता है कहीं गांव का मुखिया और महापो दादी में से कोई एक उस खाल पहनने वाली बकरी तो नहीं? वो बकरी अभी भी वहां बैठकर ग्लास की तलवार चुनने का नाटक कर रही है। इतना कहकर ली हुआ ने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं डर के मारे लगभग चिल्ला ही पड़ा था, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं किया। वो मुझे खींचकर गांव के मुखिया के घर के पास ले गया। हम दोनों खिड़की के पास झुककर देखने लगे। मैंने साफ देखा कि खिड़की के किनारे पर बकरी के खुर के निशान बने हुए थे। ली हुआ धीरे से बोला, तुझे क्या लगता है क्या वो बकरी रात को यहाँ घुस आई थी? अचानक मेरे दिमाग में एक डरावना ख्याल आया। अगर वो बकरी खिड़की से अंदर घुसी हो तो जाहिर है महापो दादी की विंड बेल नहीं बजी होगी और फिर बिना किसी को पता चले उसने उनकी खाल उतार ली होगी। ये ख्याल मेरे दिमाग में आया और फिर निकल ही नहीं रहा था। मेरे कपड़ों के अंदर रखा ताबीज धीरे धीरे गर्म होने लगा। क्या ये ताबीज सच में मुझे बचा रहा है या फिर यही मेरे साथ कोई चाल खेल रहा है? और अगर गांव का मुखिया कसाई को बुलाने शहर नहीं गया बल्कि जानबूझकर समय खींच रहा हो तो? लेकिन मैं ली हुआ की बातों पर भी पूरा भरोसा नहीं कर सकता था, क्योंकि इन सब में या तो ली हुआ या गांव का मुखिया या महापो दादी, इनमें से कोई एक जरूर उस बकरी का भेष हो सकता था। इस समय मुझे सबसे ज्यादा चिंता अपने माँ बाप की थी। मैं तुरंत घर की तरफ भागा। पापा रुको, मैं भी आ रहा हूँ। पीछे से ली हुआ भी मेरे साथ भागने लगा। जब मैं घर पहुंचा तो देखा मेरी माँ आंगन में कपड़े धो रही थी और मेरे पापा चारपाई पर बैठकर धूप सेक रहे थे। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन मेरे मन में अभी भी एक सवाल घूम रहा था, क्या मुझे अपनी जेब में रखा ये ताबीज फेंक देना चाहिए? ये ताबीज मुझे बचाने के लिए है या मुझे मारने के लिए? मैंने पापा से पूछा, पापा चाचा कहाँ हैं? पापा ने उंगली से लकड़ी वाले कमरे की तरफ इशारा किया। तेरे चाचा तो उस पुरानी बकरी के साथ वहीं हैं। मैं तुरंत भागकर लकड़ी वाले कमरे की तरफ गया, लेकिन जैसे ही अंदर पहुंचा मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वहां बकरी कहीं भी नहीं थी और जमीन पर सिर्फ एक पतली सी इंसानी खाल पड़ी हुई थी। वो खाल मेरे चाचा की थी। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। अगर चाचा की खाल यहाँ है तो फिर अभी वो बकरी किसकी खाल पहनकर घूम रही है? मेरे अंदर एक बहुत बड़ा डर उठने लगा। तभी पीछे से ली हुआ भी अंदर आ गया। जैसे ही उसने जमीन पर पड़ी खाल देखी वो जोर जोर से रोने लगा। मैं उसे रोते हुए देख रहा था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो सच में रो रहा है या फिर वो भी उस बकरी का भेष है। इतने में उसकी रोने की आवाज सुनकर मेरे माँ बाप
बाप भी वहाँ आ गए। जैसे ही मेरी माँ ने जमीन पर पड़ी चाचा की खाल देखी, वो डर के मारे वहीं जमीन पर बैठ गई।